हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपी एलटी ग्रेड में जो केमिस्ट्री का पोर्शन है उसके सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम का क्या पैटर्न है उसके बारे में हम देखते हैं। तो मैंने सिलेबस लिख दिया है, केमिस्ट्री का ये पूरा सिलेबस है। सबसे पहला चैप्टर है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर उसके बाद है रिएजेंट एंड इंटरमीडिएट्स, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म है, फिर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फिर पॉलीमर्स हैं, फिर आइसोमेरिज्म है, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर हैं, फिर पीरियाडिक प्रॉपर्टीज है, फिर केमिकल बॉन्डिंग है, फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, फिर बायो इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं, फिर रिडॉक्स रिएक्शन है, फिर रेडियो एक्टिविटी है, फिर केमिकल काइनेटिक एंड कैटेलिसिस है, फिर थर्मोडायनेमिक्स है, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम है, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम है, फिर यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी है। नीचे वाला पोर्शन कट गया है, आपको दिख नहीं रहा होगा, हम बोल दे रहे हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम का सिलेबस, जो ये एग्जाम होने वाला है इसमें दो स्टेप होंगे, एक तो प्री होगा और एक मेंस होगा। प्री में टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन, ठीक, और मेंस में 20 क्वेश्चन होंगे। तो प्री में 150 क्वेश्चन आएगा, मेंस में आपका 20 क्वेश्चन आएगा। प्री एग्जाम जो होगा आपका, प्री जो एग्जाम है आपका ये 2 घंटे का होगा। 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने रहेंगे। और मेंस जो आपका होगा ये 3 आवर का होगा, 3 आवर्स का होगा। और इसमें दो सेक्शन रहेंगे। पहले सेक्शन में 10 क्वेश्चन रहेगा और दूसरे सेक्शन में भी 10 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो जो ए सेक्शन है उसमें 10 क्वेश्चन रहेगा और ये 8 मार्क्स का रहेगा, टोटल 8 मार्क्स का रहेगा, 8 मार्क्स का, ठीक है। एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का रहेगा और जो ये वाला है इसमें एक क्वेश्चन 12 मार्क का होगा, एक क्वेश्चन 12 मार्क का होगा, ठीक। तो ये प्री हो गया, ये मेंस, तो 2 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। और इसका ये सिलेबस है केमिस्ट्री का, ठीक। और इसमें हम देखते हैं कुछ सेलेक्टेड चैप्टर के बारे में कि हमको कैसे तैयारी करना है और कैसे हम इसको क्रैक कर सकते हैं इस एग्जाम को, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से देखें, सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करें, अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियाडिक, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियाडिक एंड केमिकल बॉन्डिंग, रिडॉक्स रिएक्शन, रेडियो एक्टिविटी, केमिकल काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये जो चैप्टर हैं, ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा आइडिया लेते हैं कि कैसे इसको पढ़ना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक है, इसको मुझे इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेते हैं हम हर चैप्टर का। एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं यूपी टीजीटी के एग्जाम में, यूपी टीजीटी में या यूपी एलटी हो, एलटी ग्रेड, दोनों में इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। यूपी टीजीटी के एग्जाम में, यूपी टीजीटी 2021 के एग्जाम में लगभग 10 to 12 क्वेश्चन आए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर से, और एलटी में भी लगभग उतने ही क्वेश्चन की हमको उम्मीद है, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम पढ़ते कैसे हैं, ठीक, इस चैप्टर को हम पढ़ते कैसे हैं, तो मैं पहले इसके मॉडल्स को लिखता हूं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं।
तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे पहला हम जो मॉडल पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो सबसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होने के बाद साइंटिस्ट अपना एटम का मॉडल देने में लग गए, ठीक है, कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का पोजीशन क्या होगा, ठीक है। तो इसी को लेके सबने अपना मॉडल दिया है, तो इसी मॉडल को हम पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले जे थॉमसन का मॉडल आया, जो फर्स्ट एटॉमिक मॉडल दिया वो जे थॉमसन द्वारा दिया गया। उसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल आया, फिर बोहर का एटॉमिक मॉडल आया, फिर सोमरफील्ड का एटॉमिक मॉडल आया, फिर लास्ट में आया आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक। जे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल से अगर रदरफोर्ड मॉडल से हम बोहर के एटॉमिक मॉडल तक जाते हैं, तो इसके बोहर के एटॉमिक मॉडल से पहले कुछ डिस्कवरीज हुई थी। इन डिस्कवरीज के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, तभी हम बोहर के एटॉमिक मॉडल को जान पाएंगे। डिस्कवरीज, कुछ डिस्कवरीज इसके पहले कुछ डिस्कवरीज हुई थी, ठीक है। वो रदरफोर्ड के मॉडल के बाद कुछ डिस्कवरी हम पढ़ेंगे, उसके बाद ही हम बोहर मॉडल को समझ पाएंगे। और इसी तरह सोमरफील्ड से जब हम सोमरफील्ड के मॉडल से हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक आते हैं, सोमरफील्ड के मॉडल से क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पर आते हैं, तो यहाँ भी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के पहले ही कुछ डिस्कवरीज को हम पढ़ते हैं। कुछ डिस्कवरीज, कौन कौन सी डिस्कवरीज हुई थी उस डिस्कवरीज को हम पढ़ेंगे, ठीक है, तभी हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को समझ पाएंगे। तो बोहर एटॉमिक मॉडल के पहले से कौन कौन सी डिस्कवरीज थी जिसके बारे में हमको पढ़ना है, तभी ये मॉडल समझ पाएंगे। तो देखते हैं डिस्कवरीज जो थी। प्लैंक क्वांटम, सबसे पहला जो था प्लैंक क्वांटम थियरी, प्लैंक का क्वांटम थियरी हम पढ़ेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पढ़ना है। फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ना है। एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये चार डिस्कवरीज को हमको पढ़ना पड़ेगा, तभी हम बोहर के एटॉमिक मॉडल को समझ पाएंगे, ठीक है। इसी तरह क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के पहले हमको सोमरफील्ड के मॉडल के बाद कुछ डिस्कवरीज को पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सी डिस्कवरीज है इसको देखते हैं। डिस्कवरीज बिफोर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, डुअल नेचर ऑफ मैटर, मैटर के डुअल नेचर को हम पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से पहले कुछ डिस्कवरीज है, जैसे डुअल नेचर ऑफ मैटर को हमको पढ़ना है। डुअल नेचर ऑफ मैटर को पढ़ना है। डुअल नेचर ऑफ मैटर है, मैटर का डुअल नेचर होता है, उसको पढ़ेंगे। फिर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम ये एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को पढ़ेंगे। सबसे पहला मॉडल जे थॉमसन का मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे हम, फिर बोहर का एटॉमिक मॉडल। लेकिन बोहर के एटॉमिक मॉडल को पढ़ने से पहले ये डिस्कवरीज हमको पढ़ना पड़ेगा। प्लैंक क्वांटम थियरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। फिर उसके बाद सोमरफील्ड का एटॉमिक मॉडल, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। बट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से पहले हम इन दो चीजों को पढ़ना पड़ेगा, डुअल नेचर ऑफ मैटर, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक। तो ये हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेआउट हो गया, इसी तरह हमको पढ़ना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन लगभग आएंगे। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ नेक्स्ट चैप्टर कुछ देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स को देखते हैं। थर्मोडायनेमिक्स,
थर्मोडायनेमिक्स को हम कैसे पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स 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 में हम क्या पढ़ते हैं? थर्मो मतलब क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम तोड़ेंगे, थर्मो और क्या मिलेगा हमको? डायनेमिक्स। थर्मो मतलब क्या होता है? हीट। डायनेमिक मतलब क्या होता है? मोशन। तो थर्मोडायनेमिक्स में हमको क्या पढ़ना रहता है? बेसिकली हीट के मोशन को पढ़ते हैं, हीट के मूवमेंट को पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? हीट के मूवमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है। और ये हीट क्या होती है? ये हीट एनर्जी हो सकती है, तो एनर्जी के मोशन को हम पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? एनर्जी के मोशन को पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? एनर्जी के ट्रांसफर को पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एनर्जी के ट्रांसफर को। एनर्जी के ट्रांसफर को करते हैं। थोड़ा हम समझते हैं एनर्जी का ट्रांसफर क्या होता है, कैसे होता है। सपोज दैट कि एक टेस्ट ट्यूब में हम एक रिएक्शन कर रहे हैं, एनर्जी के ट्रांसफर को हम देखते हैं, थोड़ा समझते हैं। एनर्जी ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी के ट्रांसफर को पढ़ते हैं, ठीक है। सपोज दैट कि एक टेस्ट ट्यूब में एक रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन जैसे ही हुआ तो इसकी बाउंड्री क्या होने लगी? इस जो ट्यूब की बाउंड्री है ये गर्म होने लगी। रिएक्शन होते ही फिर क्या हुआ? ये ट्यूब की बाउंड्री क्या होने लगी? गर्म होने लगी। हमने टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन कराया, केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या हुआ? ये ट्यूब की जो बाउंड्री है ये गर्म होने लगी। मतलब कोई केमिकल रिएक्शन हुआ और उसमें से कोई एनर्जी निकली, केमिकल एनर्जी। उस एनर्जी ने इस ट्यूब के बाउंड्री को क्या किया? गर्म कर दिया। वो एनर्जी जो निकली केमिकल रिएक्शन से, उस एनर्जी ने इस ट्यूब की बाउंड्री को क्या किया? गर्म कर दिया, ठीक है। और अगर इस सिस्टम के आसपास अगर कोई एटमॉस्फेयर में कोई गैस भी होगी तो उसको भी क्या करेगी? जो ये एनर्जी निकल रही है उसको भी गर्म कर देगी। अगर इसके आसपास सराउंडिंग में कोई गैस आएगी तो उसको भी ये निकली हुई एनर्जी ने उसको भी क्या करने लगेगी? गर्म करने लगेगी। तो थर्मोडायनेमिक्स में इसको कैसे पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में इसको कहते हैं सिस्टम। इसको कहते हैं सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स में इसको क्या कहते हैं? सिस्टम। और इसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है जो इस सिस्टम के वर्किंग को इफेक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? सराउंडिंग। उसको क्या कहते हैं? सराउंडिंग। सराउंडिंग। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स को अगर हमको डिफाइन करना हो तो क्या इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वेयर वी स्टडी द सिस्टम, सराउंडिंग एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन देम एंड फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है केमिस्ट्री का जहां हम सिस्टम को पढ़ते हैं, सराउंडिंग को पढ़ते हैं और फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन को पढ़ते हैं। फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कि कोई रिएक्शन पॉसिबल है क्या नहीं। थर्मो क्या बताता है? कि कोई रिएक्शन हो सकती है कि नहीं, ठीक है। तो सिस्टम को पढ़ेंगे, सराउंडिंग को पढ़ेंगे। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करेगा उसको क्या कहा जाएगा? बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करेगा उसको क्या कहा जाएगा? बाउंड्री। सिस्टम को पढ़ेंगे और सराउंडिंग को पढ़ेंगे, और सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करेगा उसको क्या कहा जाएगा? बाउंड्री। तो इस तरह से हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में हम बेसिकली एनर्जी के ट्रांसफर को पढ़ते हैं, ठीक। तो ये एक थोड़ा सा लेआउट हो गया थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। अब चलिए कुछ जैसे रिडॉक्स रिएक्शन एक चैप्टर है, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या पढ़ते हैं हम? इसमें हम ऑक्सीडेशन को पढ़ते हैं और रिडक्शन को पढ़ते हैं। रिडॉक्स, अगर हम रिडॉक्स को तोड़ें, रिडॉक्स, रेड और ऑक्स, ठीक है। रिडॉक्स मतलब रिडक्शन, रेड मतलब क्या हो गया? इसके मतलब क्या हो गया? रिडक्शन।
ठीक। ऑक्स मतलब क्या हो गया, इसके मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। तो हम रिडॉक्स में क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को पढ़ेंगे। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, आइए थोड़ा इसको देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उसको रिडक्शन कहते हैं। जैसे जिंक है और जिंक से अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो जिंक किसमें कन्वर्ट होगा, Zn2+ में। ठीक है, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, लॉस हुआ, इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या रिप्रेजेंट करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब रिडक्शन को देखते हैं। जैसे Cu2+ है, सॉरी ऑक्सीडेशन, जिंक है, जिंक से क्या हुआ, जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ, कैसे, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। ठीक है, तो यहां क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन देखते हैं। रिडक्शन जैसे कॉपर 2+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रिडक्शन। यहां क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको ऑक्सीडेशन कहेंगे, इसको रिडक्शन कहेंगे। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम मिला देंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम अगर मिला देंगे तो यहां क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, Zn+Cu2+ लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आपका आ जाएगा Zn2+ Cu। तो ये हो गया आपका रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Zn2+ में। और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। कॉपर 2+ किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, उसको क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। और इसी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा सा दिया हुआ है, तो उसको भी हमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। इसी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा इसी चैप्टर में। रिडॉक्स रिएक्शन में ही हमको थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हम ऊर्जा को ही पढ़ते हैं। ऊर्जा के किसको पढ़ते हैं, ऊर्जा को किस तरह से पढ़ते हैं, ऊर्जा के ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम ऊर्जा के ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, ऊर्जा के ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे पढ़ते हैं, या तो केमिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, या तो फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ऊर्जा के एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़े थे, एनर्जी के ट्रांसफर को पढ़े थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों में अंतर है। ट्रांसफर मतलब क्या होता है, स्थानांतरण। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, परिवर्तन। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। अब एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे पढ़ेंगे, या तो हम केमिकल एनर्जी से, सी मतलब केमिकल एनर्जी, या तो हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे, या तो हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, या फिर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, या तो हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को से केमिकल रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली क्या पढ़ेंगे, एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा। तो अभी हम थोड़ा सा देख रहे हैं हर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, बेसिक आइडिया ले रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसको अच्छे से। तो ये हो गया आपका रिडॉक्स वाला चैप्टर।
देखते हैं थोड़ा सा पीरियाडिक प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पीरियाडिक प्रॉपर्टीज। पीरियाडिक प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ते हैं, पीरियाडिक टेबल को पढ़ते हैं, जेनेसिस ऑफ पीरियाडिक टेबल को पढ़ते हैं, पीरियाडिक टेबल की उत्पत्ति को पढ़ते हैं, फिर पीरियाडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, ठीक है, एटॉमिक रेडियस को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को पढ़ते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को पढ़ते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, एलिमेंट की प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। एलिमेंट की किस तरह की प्रॉपर्टी हो सकती है, या तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है या तो केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इस पूरे चैप्टर में हम एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर हम बेसिक लेआउट बताएं कि इनऑर्गेनिक में हम पढ़ते कैसे हैं, तो इनऑर्गेनिक में पहला चैप्टर हम पढ़ते हैं पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल में हम एक एक एलिमेंट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। पीरियाडिक में हम हर एलिमेंट के इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आता है सेकंड चैप्टर इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या पढ़ते हैं, एटम कंबाइन कैसे करते हैं, दो एटम कंबाइन कैसे करते हैं। दो एटम कंबाइन कैसे करते हैं, जब दो एटम कंबाइन करेंगे तो या तो कंपाउंड का निर्माण करेंगे या तो मॉलिक्यूल का। फिर जो कंपाउंड हमको मिलेगा उसको हम उस कंपाउंड को हम ब्लॉक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। जो कंपाउंड बनता है या तो वो कंपाउंड जैसे उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है, ग्रेफाइट है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, डायमंड है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी। इसको हम किस में पढ़ते हैं, ब्लॉक केमिस्ट्री में। तो पीरियाडिक में हम क्या पढ़ते हैं, इंडिविजुअली एक एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। फिर केमिकल बॉन्डिंग में हम एलिमेंट कैसे आपस में दो एलिमेंट कैसे कंबाइन करते हैं उसको पढ़ते हैं, ठीक है। और फिर जो ब्लॉक केमिस्ट्री में होता है, जो कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, ठीक। ये हो गया पीरियाडिक प्रॉपर्टी। अब केमिकल बॉन्डिंग देख लेते हैं थोड़ा। केमिकल बॉन्डिंग केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या पढ़ते हैं, दो एटम कैसे कंबाइन कर रहे हैं और क्यों कंबाइन कर रहे हैं। तो बॉन्डिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से ये अगर आपका क्लियर होगा तभी आप चीजों को समझ पाएंगे, क्योंकि यहां से ज्यादा क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। तो केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या पढ़ेंगे, बॉन्ड को पढ़ेंगे। बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, जो बॉन्ड हम पढ़ेंगे ये बेसिकली या तो आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे, एक आयनिक बॉन्ड हम पढ़ेंगे, सेकंड वन कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में कौन कौन सा बॉन्ड हम पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड को पढ़ेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड को पढ़ेंगे, ठीक है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम इसमें नहीं पढ़ते हैं, इसको हम एक अलग सा चैप्टर हमको पढ़ना रहता है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसको कहां पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक, तो हमने बताया जैसे कि पीरियाडिक में हम एक एक एलिमेंट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। फिर केमिकल बॉन्डिंग में हम क्या पढ़ते हैं, दो एलिमेंट कैसे कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। और कंबाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाएंगे। उन मॉलिक्यूल को हम किस में पढ़ते हैं, उन जो कंपाउंड बनता है उसको ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ते हैं, बॉन्ड को पढ़ते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, और एक बॉन्ड बच जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उसको हम कहां पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अलग से एक चैप्टर है उसमें पढ़ते हैं। तो ठीक है, आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।